संग्रह प्रक्रिया मतलब इनकम टैक्स एक्ट को सरल बनाने और एकल कराधान कानून मतलब सिंगल टैक्सेशन लॉ बनाने के लिए 1961 में आयकर अधिनियम बनाया गया था। कर एक अनिवार्य योगदान है जो राज्य के लिए राजस्व के रूप में कार्य करता है। आयकर किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय पर लगाया जाता है और राज्य द्वारा प्राप्त धन का उपयोग आमतौर पर देश के नागरिकों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अधिक बुनियादी ढांचे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। 1961 के आयकर अधिनियम का पूर्ववर्ती औपनिवेशिक जिसे हम प्रीकर्सर कहते हैं 1922 का आयकर अधिनियम था। कर का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकार के पास देश चलाने के लिए संसाधन हैं। यदि कर के पैसे का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि देश के नागरिकों का अधिक कल्याण हो। कर राष्ट्रीय लक्ष्यों और उपलब्धियों के वित्तपोषण फंडिंग में भी मदद करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी कराधान व्यवस्था मतलब टैक्सेशन रेजीम बनाने के लिए ब्रिटिश प्रणाली का पालन किया और आयकर अधिनियम 1961 ऐसे तंत्रों में से एक है। भारत में आयकर से संबंधित कानून को समेकित अर्थात कॉन्सोलिडेट और संशोधित मतलब अमेंड करने के लिए आयकर अधिनियम प्रख्यापित किया गया था। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। 1. आयकर का शुल्क। आयकर दरों की गणना प्रत्येक मूल्यांकन वर्ष के लिए की जाती है जो बदले में वित्तीय वर्ष पर आधारित होती है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 या फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की आय भारत में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई कोई भी कमाई है और कोई भी भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर कमाता है। भारत के बाहर के लिए व्यक्ति को सामान्यतः भारत का निवासी होना चाहिए। भारत का निवासी जिसे भारत में आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता है उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो पिछले वर्ष के कम से कम 180 दिनों के लिए भारत में रहा है जिसके लिए उन्हें कर का भुगतान करना होगा। उस कमाई का उल्लेख करने के अलावा जिस पर आयकर लगाया जाता है, अधिनियम उन कमाई का भी वर्णन करता है जिन्हें कराधान के लिए आय का हिस्सा नहीं माना जाता है। इनको हम एग्जेम्पशंस कहते हैं। इसमें कृषि आय, हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी राशि शामिल है जिसमें ऐसी राशि का भुगतान परिवार की आय से किया गया है। किसी नागरिक को सरकार द्वारा भारत के बाहर भुगतान या अनुमति दी गई कोई भी भत्ता या पूर्वापेक्षाएं शामिल हैं। भारत के बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत प्राप्त कोई भी ग्रेच्युटी, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कर छूट आदि। ये छूट ये सुनिश्चित करने के लिए है कि खर्च करने योग्य धन आबादी के उस वर्ग के पास रहे जिन्हें इसकी आवश्यकता है और जो लोग सरकारी एजेंट हैं उनके काम के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें। 2. कुल आय की गणना। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आय को 5 प्रमुखों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 1. वेतन मतलब सैलरीज। 2. गृह संपत्ति से आय मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 3. व्यवसाय या पेशे का लाभ मतलब प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। 4. पूंजीगत लाभ मतलब कैपिटल गेन्स और 5. अन्य स्रोतों से आय मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इस अधिनियम के तहत वेतन का मतलब नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से पिछले वर्ष आयकर निर्धारित को देय कोई भी वेतन है, चाहे उसका भुगतान किया गया हो या नहीं। गृह संपत्ति से आय का अर्थ संपत्ति का वार्षिक मूल्य है जिसमें कोई भी भवन या भूमि शामिल है जिसका करदाता मालिक है। संपत्ति के कुछ हिस्सों के अलावा वे अपने द्वारा किए गए किसी भी व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से कब्जा कर सकते हैं जिसका लाभ आयकर के दायरे में आते हैं। व्यवसाय के लाभ और लाभ से तात्पर्य उस आय से है जो एक निर्धारित को अपने व्यवसाय से प्राप्त होती है। पूंजीगत लाभ पर आयकर से तात्पर्य पूंजीगत संपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर लगने वाले कर से है जो या तो निवेश है या अचल संपत्ति है। अंत में अन्य स्रोतों से आय का तात्पर्य कमाई की किसी अन्य रूप से है जिसे व्यक्तिगत आय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जिस पर कर लगाया जा सकता है। 3. कुल आय की गणना में कटौती अर्थात एग्जेम्पशंस।
अधिनियम की धारा 80 अर्थात सेक्शन 80 में आयकर से छूट के प्रावधान शामिल हैं। धारा के तहत प्रदान की गई छूट किसी व्यक्ति की कुल आय से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि इसका उद्देश्य ऐसी छूटों के प्रावधान के माध्यम से सामाजिक रूप से लाभकारी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बीमा प्रीमियम इंश्योरेंस का भुगतान करने के लिए उपयोग की जाने वाली आय, भविष्य निधि में योगदान, कुछ इक्विटी शेयरों की सदस्यता, राष्ट्रीय बचत योजना के तहत जमा राशि, चयनित पेंशन फंड में योगदान, चिकित्सा उपचार के संबंध में कटौती, उच्च शिक्षा के लिए गए ऋण, धर्मार्थ संस्थानों को दान आदि पर ब्याज पर छूट दी गई है। जाहिर है वे सभी इन छूट गतिविधियों को जोड़ने वाले अंतर्निहित धागे हैं जो आय में योगदान करने वाले व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ाते हैं। 4. दोहरा कराधान अर्थात डबल टैक्सेशन उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके द्वारा आय के एक ही स्रोत पर 2 बार आयकर का भुगतान किया जाता है। दोहरा कराधान तब हो सकता है जब एक ही व्यक्ति पर 2 अलग अलग देशों में एक ही आय पर कर लगाया जाता है, या ये तब भी हो सकता है जब एक ही व्यक्ति पर व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट स्तर पर एक ही आय पर कर लगाया जाता है। इससे बचने के लिए केंद्र सरकार ऐसे करदाता को राहत देने के लिए दूसरे देश की सरकार के साथ समझौता कर सकती है। इसे हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं। यह आपसी आर्थिक संबंधों, व्यापार या निवेश को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम और किसी अन्य कानून के तहत लगने वाले आयकर पर राहत भी दे सकता है। 5. कर बचाव विरोधी नियम अर्थात एंटी अवॉइडेंस रूल्स। कर बचाव विधि किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति को संशोधित करने का एक कानूनी तरीका है जिससे उन्हें भुगतान की जाने वाली आयकर की राशि कम हो जाती है। आयकर कर परिहार नियमों को मान्यता देते हुए किसी भी कर परिहार व्यवस्था को अस्वीकार्य मान सकता है यदि उसे लगता है कि वो व्यवस्था आयकर अधिनियम की भावना का उल्लंघन करती है। आयकर दाखिल करने के लिए दस्तावेज के प्रमाण के रूप में एक पैन कार्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पैन कार्ड आयकर प्राधिकरण को उन सभी वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने में मदद करता है जो एक व्यक्तिगत करदाता या कंपनी अपनी आयकर देनदारी का मूल्यांकन करने के लिए करती है। आयकर अधिनियम 1961 देश में सबसे अधिक संशोधित कानूनों में से एक है। कर स्लैब और अन्य प्रावधानों में बदलाव को समायोजित करने के लिए बजट प्रस्तुति के दौरान लगभग हर साल एक संशोधन होता है जिसे आर्थिक स्थिति के आधार पर लगातार अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। आयकर जहां बेहद विस्तृत है, वहीं ये जटिल भी है और आम नागरिकों की समझ से परे भी है। इस अधिनियम को सरल बनाने के लिए कई बार मांग की गई है ताकि कोई भी नागरिक जो देश की कर व्यवस्था को समझना चाहता है वह ऐसा कर सके। इसके अलावा भारत में आयकर संग्रह दरें अभी भी काफी कम हैं। भले ही यह सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर साल अधिक नागरिक अपना कर दाखिल करें, आयकर दाखिल करने के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी आह्वान किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में व्यक्तिगत कर व्यवस्था को समेकित करता है। सरकार के लिए राजस्व के एक रूप के रूप में आयकर के महत्व को देखते हुए इसे प्रशासित करने के लिए एक स्पष्ट कानून का होना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। यह अधिनियम इसके लिए एक अत्यंत विस्तृत और विस्तृत तंत्र प्रदान करता है जो दुनिया भर में नवीनतम कर सिद्धांतों के साथ खुद को अद्यतन रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कराधान का लाभ सरकार और उसके नागरिकों दोनों को मिले।